नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हमने अब तक शरीर दौरों एवं परिसंचरण में बहुत सारे पार्ट्स की बात की और आज हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज हम अध्याय को समाप्त करेंगे। लगभग 11 पार्ट्स इसके बने होंगे। प्यारे बच्चों, अब तक जो पढ़ा, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप लोग पूरा का पूरा जो है आज का वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको पूरे चैप्टर की कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर के अंदर होता है। वही आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सब जैसा कि आपको दिख भी रहा है, दोहरा परिसंचरण। मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, फिर से बता देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। एक दो मिनट देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। एक एक बात हम लोग जो है बिल्कुल गहराई से करेंगे। किस प्रकार से रक्त कौन से हृदय के भाग में जाता है, फिर कौन से भाग में शुद्ध, जो भी प्रक्रिया रहेगी पूरी की पूरी वो मैं आपको बताऊंगा। लाइन टू लाइन हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। हृदय का जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, उसकी हम लोग बात करते हैं। प्यारे बच्चों, दोहरा परिसंचरण तंत्र, शरीर में रक्त एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों, धमनी और शिरा, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। अगर हम हृदय पढ़ रहे हैं, हृदय की क्रिया विधि अगर पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार का टॉपिक हृदय की क्रिया विधि है। ये अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो धमनी और शिरा, महाधमनी, फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, ये शिरा, इनको भूल जाएंगे तो फिर चैप्टर क्लोज है। तो इन बातों को तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो एक निर्धारित मार्ग होता है रक्त का, शरीर में परिसंचरण के लिए एक निर्धारित मार्ग होता है। उसी मार्ग से जो कंटिन्यू रुधिर है वो चक्कर लगाता रहता है, तो धमनी शिराओं में बहता रहता है। मूल रूप से 2-3 बातें आपके चैप्टर में साथ में और दे दी, उनकी बात कर लेते हैं। मूल रूप से धमनी और जो शिरा होती है उनमें 3 परत होती हैं। एक तो जैसा कि आपको दिख रही है, नाम है, क्या नाम है एक का नाम है अंतःस्तर कच्छुक, एक है मध्य कच्छुक और एक है बाह्य कच्छुक। सबसे अंदर की तरफ जो होती है अंतः कच्छुक, मध्य में जो होती है मध्य कच्छुक, और जो सबसे बाहर की ओर होती है वो होती है बाह्य कच्छुक। अगर अपेक्षाकृत बात करें सबसे पतली, तो मध्य कच्छुक सबसे पतली परत जो है वो होती है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं तीनों की होती क्या है। अंतः कच्छुक सबसे अंदर, मध्य कच्छुक जो है वो चिकनी पेशियों व लचीले रेशों से बनी हुई होती है। बाह्य कच्छुक बाहर की होती है, जो कोलेजन रेशों या रेशेदार स्योंजी ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से जिसकी बात करेंगे कि वह परिसंचरण जिसमें रक्त शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय में 2 बार आना पड़ता है, और इसीलिए दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। देखिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि मानव के अंदर एक बार हृदय में शुद्ध रक्त आता है और एक बार अशुद्ध रक्त आता है। वो कैसे आता है, क्या प्रोसेस होती है, उस सब की बात हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले मैंने जो लिखा है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सुनने से पहले आप लोग ध्यान से सुनो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। आप लोग पहले पूरी कहानी ध्यान से सुनो कि होता क्या है, पूरा जो क्रिया विधि है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, मानव का हृदय था, 4 कक्ष थे, मुट्ठी के आकार का हृदय था, जिसमें 2 अलिंद, 2 निल्ले थे। 2 अलिंद ऊपर की तरफ थे, 2 निल्ले जो है नीचे की तरफ थे, जो अपेक्षाकृत अलिंदों से क्या थे, बड़े थे। बात कंप्लीट है, पूरी आपने पढ़ रखा है, अच्छी तरह से पढ़ने वालों ने पढ़ रखा है, बाकी को कोई काम है नहीं। भाई नहीं पढ़ेंगे तो उनको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है कि हमारा जो हृदय का राइट साइड होता है वो ऐसा समझो आप लोग अशुद्ध रक्त से भरा रहता है, चाहे वो दायां अलिंद हो चाहे दायां निल्ले हो। जबकि हम लेफ्ट साइड की बात करें उसमें शुद्ध रक्त रहता है, ऑक्सीजनित रक्त रहता है, और अशुद्ध रक्त को विऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं।
तो प्यारे बच्चों, शरीर के अंदर पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त होता है। पहले शुद्ध जाता है, फिर हमारी कोशिकाएं ऑक्सीकरण में, भोजन के ऑक्सीकरण वगैरह में काम ले लेती हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है रक्त, उसमें और बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं। टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक लाइन डायग्राम सहित भी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट में हम हृदय से संबंधित रोगों की भी बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हृदय से संबंधित रोग बहुत होते हैं, तो उनसे संबंधित भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो शरीर के अंदर है शुद्ध रक्त, वो दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और फिर वापस शरीर के अंदर शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है, उसकी बात हम पूरे इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मानव रक्त परिसंचरण में दो मुख्य रूप से क्रियाएं होती हैं, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, मैं अंडरलाइन करता हूँ। एक तो होती है फुफ्फुसीय परिसंचरण, एक तो क्या होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, और एक नीचे की तरफ देखो दैहिक परिसंचरण। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो आगे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। दैहिक परिसंचरण होता है। प्यारे बच्चों, फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या होता है कि दोनों की परिभाषा समझो। फुफ्फुसीय परिसंचरण होता है रक्त का हृदय से फेफड़ों में गमन, रक्त का कहाँ से, हृदय से, और कहाँ पे, फेफड़ों में जाना फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। हृदय के अंदर जो रक्त है, अशुद्ध रक्त, उसका फेफड़ों में जाना क्या कहलाता है, फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। इसके बाद देखिए, हम लोग बात करें आगे, इसमें से शरीर अशुद्ध रक्त को, भाई हृदय से फेफड़ों में जा रहा है, तो इसमें फुफ्फुसीय परिसंचरण में होगा क्या होगा कि शरीर से अशुद्ध रक्त दो महाशिराओं द्वारा, मैं लास्ट में भी आपको फिर से शॉर्ट में भी बताऊंगा, अशुद्ध रक्त जो है वो महाशिराओं द्वारा, शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त है वो महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। देखिए, आप लोग कई बार क्या होता है, क्या बताते हैं कि बाएं अलिंद में पहुंचता है, वो भी सही है, गलत नहीं है। हम लोग इस मैत्र फुफ्फुसीय शिरा से बात कर रहे हैं, वो हम लोग दैहिक परिसंचरण से बात करें तो बाएं अलिंद आ जाएगा। हम फुफ्फुसीय परिसंचरण से बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दाएं अलिंद में आता है अशुद्ध रक्त। लेकिन अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है और शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखनी है, अशुद्ध और शुद्ध रक्त से संबंधित। तो दाएं अलिंद में आता है, यहाँ से दाएं नीले में प्रवेश करता है, किसमें, दाएं नीले में, और यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ये अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़ों में पहुँच जाता है। फेफड़े इस रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, फेफड़े इस रक्त का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। फेफड़ों में आ जाता है, यहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण होकर शुद्ध रक्त फेफड़ों से फुफ्फुसियों शिराओं द्वारा किस में जाता है, बाएं अलिंद में जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इतना ध्यान रखना है, राइट साइड अशुद्ध रक्त और लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त रहेगा। तो राइट साइड के अलिंद और नीले में अशुद्ध रक्त है, बीच में फेफड़ा आ गया, तो रुधिर एक बार तो हृदय के अंदर अशुद्ध आया, समझ गए बात को, अशुद्ध रक्त आया। अब दूसरी फेफड़ों में शुद्ध हो गया, अब आएगा शुद्ध रक्त, वो आएगा आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें, तो उसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। हृदय से रक्त का शरीर के विभिन्न भागों में गमन, हृदय से रक्त का शरीर के शुद्ध हो गया, अब शुद्ध रक्त हृदय में आएगा, तो इसमें बाएं अलिंद से, किससे, बाएं अलिंद से किस में आएगा, बाएं नीले में आएगा, क्योंकि शुद्ध रक्त है वो लेफ्ट साइड रहेगा और अशुद्ध रक्त राइट साइड, तो बाएं नीले में आ जाता है। और बाएं नीले में शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो जाता है, जिसके बाद रक्त शुद्ध विभिन्न क्रियाओं से गुजरने के बाद पुनः शुद्ध हो जाता है, जहाँ से पुनः वह दाएं अलिंद में आता है। इस प्रकार से शरीर का पूरा चक्कर लगाने में रक्त को हृदय में 2 बार आना पड़ता है, इसीलिए मानव के हृदय को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। आ गई होगी बात समझ में? अगर नहीं भी आई तो अब आप एक शॉर्ट तरीका देखो इसका, अब आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूँ, और वो क्या है देखो ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बीच में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग, और छोटा कर देता हूँ। अब देखो आप ध्यान से कि मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैंने कहा कि शरीर में अशुद्ध रक्त है, शरीर में क्या है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा, किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है, किस में आता है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आता है, जो कपाट होते हैं उनके माध्यम से आ जाता है,
समस्या ही नहीं है भाई, क्योंकि हृदय की जो संरचना है इस प्रकार से, ये अलिंद हो गए और ये नीले हो गए। अब इधर लेफ्ट है और इधर राइट वाले हैं, इधर राइट वाले हैं और इधर लेफ्ट वाले हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इस बात को समझ गए। तो कहने का मतलब है अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से दाएं नीले में आया, फिर फुफ्फुसीय धमनी द्वारा ये फेफड़ों में पहुंचा, लंग्स के अंदर पहुंचा। मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, एक ही बात 3 बार क्लियर कर रहा हूं मैं, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग जानो। फेफड़ों में यहाँ शुद्धिकरण हो गया रक्त का, क्या हो गया? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण होने के बाद फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रक्त हो गया। अब ये बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से वापस जो है वो पूरे रक्त को किस में भेज दिया जाता है? शरीर में भेज दिया जाता है। वहाँ से क्रिया होने पर पुनः अशुद्ध, और इस प्रकार से ये एक चक्कर जो है वो चलता रहता है प्यारे बच्चों। और इसी को हृदय चक्कर या दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। हृदय चक्कर या फिर क्या बोला जाता है? दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके में आपको इसको दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हृदय की क्रिया का नियमन अगर बात करें तो हृदय की क्रिया का जो नियमन है वो विशेष पेशी उत्तकों द्वारा होता है, जिसे नोडल उत्तक कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं नोडल उत्तक को, और मैंने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार के SAN और AVN, दोनों उसके भागों की भी बात कर ली थी। SAN को हृदय पेसमेकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हृदय पेसमेकर कहा जाता है, और AVN भी इस क्रिया में भाग लेता है। तो इसलिए हृदय को पेशीजनक भी, पेशियाँ विशेष प्रकार की पेशी उत्तक होते हैं उनके द्वारा ये अपना नियमन करता है, तो पेशीजनक या मायोजेनिक भी कहा जाता है। तो पेशीजनक या मायोजेनिक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको डायग्राम और दिखाता हूँ कि हृदय के इस पूरे परिसंचरण का डायग्राम किस प्रकार का होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, फिर हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो हृदय से संबंधित रोगों का है, उसकी भी बात करेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है वो आपके सामने आ गया है। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अब आपको एक बार और समझना है वही बातें, वो मैंने सीधा डायग्राम बना के आपको दिखा दिया। आरेखी चित्र ये हो गया उसका चित्र, ठीक है। संरचनात्मक चित्र जो हो गया वो इस प्रकार से हो गया। नीचे लिखा हुआ है मानव रक्त परिसंचरण का आरेखीय चित्र जो है। देखिए सबसे पहले ऊपर दे रखा है फेफड़ा, क्या दे रखा है? फेफड़ा प्यारे बच्चों दे रखा है, ठीक है। बीच में जो है वो हृदय दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है? हृदय। आर्य का मतलब राइट ऑल्ट्रिया और राइट वेटिकुल, ठीक है। दायां अलिंद और दायां नीले, दायां अलिंद और दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले दे रखा है। अब चित्र में ध्यान से देखो, चित्र के अंदर इस साइड, इधर वाली जो साइड है उसमें आपको लाल कलर दिख रहा है और इधर आपको लाल कलर नहीं दिख रहा। ये तो हो गई राइट साइड, और मैंने कहा था राइट साइड अशुद्ध रक्त प्रवाहित रहता है और जो शुद्ध रक्त है वो लेफ्ट साइड प्रवाहित रहता है। किस प्रकार से? देखिए डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा द्वारा, ये महाशिरा, ये शरीर है, ये क्या है? शरीर के अंग हो गए, ठीक है ना। यहाँ से महाशिरा द्वारा, ये महाशिरा रहा, अशुद्ध जो रक्त है वो जाएगा इसमें, किसमें? RA के अंदर, जो दायां अलिंद है उसमें जाता है। दायां अलिंद से रक्त आएगा किसमें? दायां नीले में, इसके नीचे आ गया। दायां नीले से अब रक्त कहाँ जाएगा? अब देखिए दायां नीले से रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा, स्पष्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, ये किस में जाएगा? फेफड़ों में। यहाँ तक का कलर देखो आप, इसका आपको अलग से कलर दिखा रखा है, तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो जाता है। बात आगे क्लियर? रक्त कहाँ पहुँच गया? फेफड़ों में। यहाँ पे रक्त का होता है शुद्धिकरण, रक्त हो गया अब शुद्ध। शुद्ध होने के बाद में रक्त आएगा किसमें? बाएं अलिंद में, इस भाग में आएगा। बाएं अलिंद, कलर चेंज करता हूँ मैं, कौन से भाग में आएगा? बाएं अलिंद के अंदर आएगा, ठीक है। बाएं अलिंद में आ गया, ये ऊपर वाला भाग बाएं अलिंद है, ठीक है। उसके बाद में बाएं नीले के अंदर आएगा। अब बाएं नीले से, ये चिन्ह का ही ध्यान रखना होता है बस, बाएं नीले से रक्त अब शरीर में पहुंचेगा पृष्ठ महाधमनी द्वारा, और ये फेफड़ों से बाएं अलिंद में किसके द्वारा आया? फुफ्फुस शिरा द्वारा आया। किसके द्वारा आया? फुफ्फुस शिरा के द्वारा आया। तो प्यारे बच्चों इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको पूरा का पूरा मैंने बताया है।
मैं संभव नहीं हो पाया, वरना आपको बोर्ड पे इसको समझाता, वाइट बोर्ड पे आपको पूरा का पूरा बनाकर जो है मैं समझाता। अगर हो सकेगा तो मैं आपको अंत में एक वीडियो इस प्रकार का जो है वो बनाकर बोर्ड पे भी इसको समझा दूंगा। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये था आपके मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। मैं साथ में नोट्स के अंदर डालूंगा इसको, तो आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं हृदय से संबंधित। तो परिसंचरण की विकृतियाँ, परिसंचरण की विकृतियों के बारे में हम विस्तार से अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1 नंबर लगा के आप लोग जो है वो लिखना आपको उच्च रक्तदाब, अति तनाव, हाइपरटेंशन, ठीक है। जो रक्तदाब है वो आप लोग जानते हो, एक तो उच्च होता है, एक निम्न होता है, लो बीपी और हाई बीपी, ठीक है, उसी की बात करेंगे। अब आपको सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 120/80, ठीक है। एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल डायस्टोल क्या होते हैं, संकुचन और अनुशीतलन होते हैं, वो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये होता क्या है, उच्च रक्तदाब किसके कारण होता है और क्या प्रोसेस है वो आप लोग देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी अगर बात करते हैं तो अति तनाव रक्तदाब की व्यवस्था है जिसमें रक्तचाप 120/80 से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वैसे सीधी सी बात यही है, क्योंकि इस मापदंड में 120 mmHg, या भाई Hg क्यों, पारा जो होता है मरकरी, उसके दाब पर मिलीमीटर में इसको मापा जाता है, को प्रकुंचन या पिन दाब, और 80 mmHg को हम लोग अनुशीतलन या विराम काल कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। यदि किसी रक्तदाब को बार बार मापने पर व्यक्ति का रक्तदाब 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव को प्रदर्शित करता है। आपको सीधा से याद रखना है, लिखना तो पूरा ही, आपको इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उच्च रक्तदाब क्या होता है, 120/80 से अधिक रक्तदाब अगर नोट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब कहा जाता है। और ये अनेक बीमारियों को जन्म देता है। इससे मस्तिष्क व जो किडनी है उनको भी प्रभावित करता है। कौन, उच्च रक्तदाब। अगले रोग की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला जो रोग है वो आपके कौन सा है, हृदय धमनी रोग, CAD भी बोलते हैं इसको, हृदय सूल भी हृदय धमनी रोग या CAD बोला जाता है। हृदय सूल आगे वाला पढ़ेंगे हम लोग। हृदय धमनी बीमारी या रोग एंथीरोकार्डिया या एथीरोसिस क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित भी किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। जो रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और ये बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमाव के कारण होती है। कैल्शियम आयन अगर ज़्यादा जम जाते हैं जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे धमनी की जो अवकाशिका है, धमनी के अंदर का जो मार्ग है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अवरोध हो जाता है। अंदर का मार्ग जो है वो क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है। इसके बाद में अगला जो है वो है हृदय सूल। कौन सा है, हृदय सूल या एंजाइना या हार्ट शोक, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको, हृदय सूल पेक्टोरिस भी कहा जाता है। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और एंजाइना की पहचान की जाती है। भाई सीने में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था से वृद्धावस्था में ये सामान्यतः होता है, ठीक है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से होती है। इसके बाद में अगला जो रोग है प्यारे बच्चों वो है हार्ट फ्लेयर। एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फ्लेयर, हार्ट का फेल होना। तो हार्ट अटैक अलग होता है और हार्ट फ्लेयर अलग होता है। देखिए बात करते हैं इस रोग की, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार रुधिर नहीं पहुंचा पाता है, जिसे कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहा जाता है। जिसे फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। और हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता। हृदयघात होता है हार्ट अटैक, ये होता है हार्ट फेल, ठीक है। क्योंकि जहाँ हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद होती है, हृदयघात के अंदर तो स्पंदन दर बंद हो जाती है, ध्यान रखना है इस बात को। और हृदयपात जो होता है, हार्ट फेल्यूर जो होता है, फेल जो होता है, उसमें हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने ये चैप्टर जो है वो, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा 18 नंबर अध्याय पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इसको विस्तार से समझने का प्रयास किया।
मेरे हिसाब से मैंने कोई भी इसमें त्रुटियां नहीं रहने दी है। फिर भी कोई टॉपिक छूट जाता है और तो हम ऑफलाइन क्लासेस में इसकी बात कर सकते हैं। बाकी कोई भी नहीं छूटा है, 99.99% मैंने टोटल आपको इस चैप्टर का काम जो है वो करवाया है। आगे वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे कल से। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत